लास्ट आज बात करें अपन पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं इसके बारे में अपन ने कहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, बात करें तो ये नॉन शुगर कैटेगरी में भी अपने पास आते हैं। ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस करने पर मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, नॉन शुगर कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉलीसेकेराइड है, तो इस पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल की बात करें तो अपने पास जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ये पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में अपने पास आते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं स्टार्च की। सबसे पहले स्टार्च होता क्या है, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और ज्यादातर जो फूड है उसमें स्टोरेज जो रहता है वो फूड स्टार्च की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो स्टार्च की और बात करें तो स्टार्च जो होता है पोटैटो, राइस, इनमें क्या होता है, पाया जाता है। स्टार्च जो पाया जाता है वो पोटैटो, राइस, इनमें क्या होता है, बहुत क्वांटिटी में रहता है। स्टार्च की और बात करें तो कहा जाता है कि ये पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है और ये जो पॉलीमर माना जाता है वो माना जाता है अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर माना जाता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। बात करें स्टार्च की स्ट्रक्चर तो कहा जाता है कि स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो है वो कहलाता है एमाइलोज और सेकंड जो पार्ट है वो कहलाता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज के बारे में कहा जाता है कि एमाइलोज क्या होता है, तो स्टार्च की स्ट्रक्चर है 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 2 पार्ट्स होते हैं क्या, तो एमाइलोज जो होता है वो स्टार्च का लगभग 10 से 20% पार्ट बनाता है। ठीक है, और एमाइलोज जो वाला पार्ट है ये होता है वाटर सोल्यूबल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि एमाइलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है, ये कहा जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज लीनियर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, क्या बन जाता है, एमाइलोज के। दूसरी बात करें अपन एमाइलोपेक्टिन क्या है, तो कहा जाता है कि ये स्टार्च का लगभग 80 to 90% पार्ट ये बनाता है। एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है। वाटर में क्या होता है, इंसोल्यूबल पार्ट है। और नेक्स्ट बात करें अपन तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन लीनियर नहीं, ये होता है अपने पास ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, दोनों पार्ट में अंतर समझ में आ गया अपने पास कि स्टार्च की जो स्ट्रक्चर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है एमाइलोज पार्ट और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो पार्ट है वो स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन 80 to 90% पार्ट बनाता है। एमाइलोज जो होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अब चूंकि वाटर इनसोल्यूबल पार्ट क्या है, ज्यादा स्टार्च के बारे में कहा जाता है कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है स्टार्च। ठीक है, सोल्यूबल कम होता है। नेक्स्ट अपन ने कहा कि एमाइलोज जो वो अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है, जबकि एमाइलोपेक्टिन के बारे में अपन कह रहे हैं कि ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो एमाइलोज पार्ट बनाएंगे और एक एमाइलोपेक्टिन पार्ट, दोनों कंबाइंड होकर स्टार्च की स्ट्रक्चर बनाता है। अब जैसे अल्फा डी ग्लूकोज अपने पास, ये अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स, ये एक और अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट और एक और ले रहे अपन ये अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स। ठीक है, अल्फा है, आपको पता है अल्फा में H और OH। ठीक है, H और OH
बाकी अपन ने देखी अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ये यूनिट कनेक्ट हो गए, ये दोनों पार्ट भी क्या हो गए, कनेक्ट हो गए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये बन जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर हो गया, लीनियर पॉलीमर। और कौन सा पार्ट बन गया, एक तरह से हमारे पास एमाइलोज पार्ट, जिसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, 1,4। ठीक है, 1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है। अब बात करें एमाइलोपेक्टिन के बारे में, कहा जाता है कि ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। तो ये कैसे, तो जैसे अपन बात करें, ये अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज, ये फिर अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज, फिर अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा पॉलीमर हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर हो गए, जो कनेक्ट होता जाएगा और आगे कनेक्ट होता जाएगा। तो ये भी लीनियर पॉलीमर और ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलीमर। लेकिन इसमें ब्रांच भी बनेगी, और वो कैसे बनेगी, तो ये अपने पास फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन जो है, यहाँ CH2OH आएगा अपने पास। यहाँ एक नया बॉन्ड बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो कौन सा है, 1,6। ठीक है, तो स्टार्च की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, दोनों पार्ट बन गए। और दोनों पार्ट में एक तो एमाइलोज पार्ट और दूसरा क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च में 2 टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, एक तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये थी अपने पास किसकी स्ट्रक्चर, स्टार्च की स्ट्रक्चर, जो कहा जाता है कि साहब स्टार्च जो है उसमें दोनों टाइप के क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक बात करें अपन सेलुलोज की। ठीक है, तो सेलुलोज क्या होता है, ये तो अपन ने कहा कि साहब ये तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। सेलुलोज की बात करते हैं, सेलुलोज भी अपने पास पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है मतलब इसका कोई मोनोमर होगा। तो मोनोमर के बारे में कहा जाता है कि स्टार्च तो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, जबकि सेलुलोज जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, मेन डिफरेंस दोनों में, अल्फा डी ग्लूकोज, जबकि ये किसका पॉलीमर होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो ये पाया किसमें जाता है, तो मेन बात करें अपन कॉटन जो होती है, कपास, वो सेलुलोज का ही प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, तो सेलुलोज अलग अलग क्वांटिटी पाया जाता है। रेशे जो कपास है उसमें होता है, रेशेदार जितने भी अपने पास प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज क्या होता है, पाया जाता है। गत्ते होते हैं, कागज होता है, इन सब में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और कहा जाता है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स की सेल वॉल, वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सेलुलोज का, कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो सेलुलोज कॉटन में पाया जाता है, प्लांट की सेल इससे बनी होती है। एक खास बात कि ये क्या है, तो कहा जाता है कि ये भी ग्लूकोज का बहुलक है, और ग्लूकोज कौन सा लिक्विड, बीटा डी ग्लूकोज का। तो ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, जिसमें लगभग 8,000 से 10,000 तक की ग्लूकोज यूनिट्स आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाती है, सेलुलोज बनाती है। ठीक है, बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। जैसे अपन को ये अपने पास बीटा डी ग्लूकोज बना रहे हैं अपन, तो बीटा डी ग्लूकोज में अपन को पता है कि फर्स्ट कार्बन पे चेंज आता है अल्फा और बीटा में। ठीक है, ये OH और H, यहां तो हुई H OH, ये H और OH। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसे होगी, देखा, ये H और ये कौन सा बनाया अपन, बीटा बनाना है। तो ये अपने पास OH ऊपर H, बीटा डी। इसकी बात करें, इसको भी क्या करना है अपन को, बीटा बनाना है। तो ये OH और H, इसको भी अपन को बीटा बनाना है, तो OH और H। तो ये बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स हो गए, और बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट होकर क्या बना देगी, सेल। कैसे होगी देखें, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे क्या होगा, H और H।
यहाँ पे ये होगा H और H। तो इसमें जो बॉन्ड जाएगा वो इस तरह से बताएंगे अपन, H और H इस तरह से इसको बताएं कि ये O और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बता रहे हैं अपन। ठीक है, ये जो कोना बचता है ये कार्बन नहीं है, कि उसको शो करने का तरीका है। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आगे भी ऐसा होता जाएगा। तो ये आगे बढ़ती जाएगी चेन, और चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अपने पास सेलुलोज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, वेयर स्टार्च द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये था अपने पास सेलुलोज के बारे में। एक बात करते हैं अपन, एक हेडिंग है अपने पास कार्बोहाइड्रेट का कि साहब म्यूटेरोटेशन क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण गुणन। ठीक है, म्यूटेरोटेशन, म्यूटेरोटेशन है क्या? तो कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण वो प्लेन पोलराइज को क्या कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, घुमा देते हैं। क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। इसके आधार पर अपन ने कहा था कि जैसे ग्लूकोज था वो डेक्स्ट्रो था, जबकि फ्रक्टोज क्या था, लियो रोटेटरी था। तो जिस एंगल पे घुमाते हैं अपन उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कोण कहते हैं। तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट का जो ध्रुवण कोण होता है, ध्रुवण घूर्णन, उस ध्रुवण घूर्णन का मान समय के साथ बदलता है। तो इसको अपन कहते हैं म्यूटेरोटेशन। ठीक है, ध्रुवण घूर्णन का समय के साथ परिवर्तित होना क्या कहलाता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल अपने पास कैसे चेंज होता है समय के साथ। तो एक अपन ने पढ़ा था कि साहब अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी जो ग्लूकोज होता है, इसका यदि अपन जलीय विलयन ले और जलीय विलयन लेने पर इसके घूर्णन कोण का मान निकाले तो वो आता है अपने पास 112 डिग्री। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये इतने कोण पर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देता है, घुमा देता है। इस अल्फा डी ग्लूकोज के घूर्णन कोण का मान अपने पास आता है 112 डिग्री, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होकर ये जो होता है लगभग 52 डिग्री पर आकर क्या जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, 52 डिग्री पर आकर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो घूर्णन कोण का मान समय के साथ क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, उस बीटा डी ग्लूकोज के जलीय विलयन का जो घूर्णन कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, और धीरे धीरे इसको अपन रखते हैं तो धीरे साथ ये क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ता 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 52 डिग्री पर आकर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसके घूर्णन कोण का मान भी चेंज हुआ, इसके घूर्णन कोण का मान भी चेंज हुआ, और समय के साथ क्या हुआ, चेंज हुआ। तो समय के साथ घूर्णन कोण का चेंज होना ही क्या कहलाता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, म्यूटेरोटेशन कहलाता है। तो ये अपने पास था म्यूटेरोटेशन, जो कि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। ये अपन ने एग्जांपल देखा ग्लूकोज का। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का कितना होता है, पहले 112 डिग्री होता है, जो कि समय के साथ क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, किस पर 52 डिग्री पर आ जाए। बीटा डी ग्लूकोज के ऐसे घूर्णन कोण का मान होता है +19 डिग्री, तो धीरे धीरे ये बढ़ता होगा, स्थिर हो जाता है 52 डिग्री पर। तो ये अपने पास था घूर्णन कोण। अब बात करते हैं अपन एक